ये कहानी है 1870 से 70 के फ्रैंको प्रशियन वॉर के समय की, जब प्रशिया, जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का हिस्सा है, ने फ्रांस को हरा दिया और अल्सास लोरेन के इलाके अपने कब्जे में ले लिए। कहानी एक छोटे से लड़के फ्रांस के नजरिए से है, जो अपने स्कूल के आखिरी फ्रेंच लेसन का गवाह बनता है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस एक छोटा सा लड़का है जो अल्सेस में रहता है। एक सुबह वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाता है। उसे डर लग रहा है कि उसका टीचर एम हैमिल, जो बड़ा सख्त है, आज उसे डांटेगा, क्योंकि एम हैमिल ने पहले ही बोल रखा था कि आज पार्टिसिपल्स, जो ग्रामर का एक टॉपिक है, पर सवाल जवाब होंगे और फ्रांस को इसके बारे में एक शब्द भी नहीं आता। वो सोचता है, भाग जाऊं, स्कूल छोड़ के बाहर मजे करूं। बाहर का मौसम भी कमाल का है। गर्मी का दिन, धूप चमक रही है, जंगल के किनारे पंछी चहक रहे हैं। पास के सॉमिल, लकड़ी काटने की जगह के पीछे खुले मैदान में प्रशियान सैनिक ड्रिल कर रहे हैं। सब कुछ इतना मस्त लग रहा है कि पार्टिसिपल्स की बोरिंग पढ़ाई को भूल जाना आसान है। लेकिन फ्रांस हिम्मत करता है और स्कूल की तरफ भागता है। स्कूल जाते वक्त फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरता है। वहां बुलेटिन बोर्ड, यानी एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड के सामने ढेर सारी भीड़ जमा है। पिछले 2 साल से यही बोर्ड बुरी खबरों का ठिकाना रहा है, जैसे जंग में हार, ड्राफ्ट यानी सेना में भर्ती के ऑर्डर, या प्रशियन कमांडिंग ऑफिसर के नए फरमान। फ्रांस जल्दी में है तो रुकता नहीं, बस मन में सोचता है, अब क्या नया बवाल हो गया। वहां से वो और तेज भागता है। रास्ते में लोहार वास्टर और उसका अप्रेंटिस बोर्ड पढ़ रहे हैं। वास्टर फ्रांस को देखकर चिल्लाता है, ए बब, इतना तेज मत भाग, स्कूल वक्त पर पहुंच जाएगा। फ्रांस को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो और तेज भागता है और एम हैमिल के स्कूल के छोटे से गार्डन में हांफता हुआ पहुंचता है। फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगता है। आमतौर पर स्कूल शुरू होने पर बड़ा शोर होता है। डेस्क खुलने बंद होने की आवाज, बच्चे एक साथ लाउडली पढ़ते हैं, अपने कान बंद करके और जोर जोर से। एम हैमिल का बड़ा सा लोहे का रूलर टेबल पर थक थक करता रहता है। लेकिन आज सब चुप, ऐसा लग रहा है जैसे रविवार की सुबह हो। फ्रांस ने सोचा था कि इस शोर में वो चुपके से अपनी सीट पर चला जाएगा, पर आज तो सन्नाटा है। खिड़की से वो देखता है कि उसके क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हैं। एम हैमिल अपनी भयानक रूलर लिए इधर उधर टहल रहे हैं। फ्रांस को दरवाजा खोलकर सबके सामने अंदर जाना पड़ता है। वो शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और डरता है कि अब डांट पड़ेगी। लेकिन एम हैमिल कुछ नहीं कहते, बस बड़े प्यार से बोलते हैं, जल्दी अपनी जगह पर जा फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। फ्रांस अपनी बेंच पर कूद कर बैठता है। अब जाकर उसका डर थोड़ा कम होता है और वो गौर करता है कि एम डॉट हैमिल ने अपने सबसे शानदार कपड़े पहने हैं। हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली सिल्क की टोपी, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर पहनते हैं। स्कूल का माहौल भी बड़ा गंभीर और अजीब है। सबसे चौंकाने वाली बात, पीछे की बेंच जो हमेशा खाली रहती थी, आज गांव के बड़े बुजुर्गों से भरी है। वहां है पुराना मेयर, पुराना पोस्टमास्टर और बूढ़ा हाउसर, जो अपने तिकोने हैट और पुरानी किताब प्राइमर लिए बैठा है। उस किताब के किनारे घिसे हुए हैं और वो उसे अपने घुटनों पर खोलकर चश्मा लगाकर पढ़ रहा है। सबके चेहरे उदास हैं। फ्रांस को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फ्रांस अभी इस सब के बारे में सोच ही रहा है कि एम डॉट हैमिल अपनी कुर्सी पर चढ़ते हैं और उसी शांत प्यारी आवाज में, जिसमें उन्होंने फ्रांस से बात की थी, कहते हैं, बच्चों, ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। नया टीचर कल आएगा। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान दो। ये सुनकर फ्रांस के लिए जैसे बिजली गिरती है। वो सोचता है, अरे यही खबर थी जो टाउन हॉल के बोर्ड पर चिपकी थी। उसे गुस्सा आता है प्रशियन हुकूमत पर। उसे अपनी फ्रेंच भाषा की याद आती है, जिसे उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। वो सोचता है, मैं तो लिखना भी ठीक से नहीं जानता, अब कभी नहीं सीख पाऊंगा। उसे अपने वो दिन याद आते हैं जब वो पढ़ाई छोड़कर पक्षियों के अंडे ढूंढने जाता था, या सार नदी पर स्लेजिंग करने। उसकी किताबें, ग्रामर, सेंट्स की हिस्ट्री, जो उसे पहले बोझ लगती थी, अब पुराने दोस्तों जैसी लगती हैं। एम हैमिल, जो उसे हमेशा गुस्सैल और रूलर वाला टीचर लगते थे, अब उनके जाने का ख्याल उसे दुखी करता है। उसे समझ आता है कि एम हैमिल ने अपने खास कपड़े इस आखिरी लेसन के सम्मान में पहने हैं। गांव के लोग भी इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें भी अफसोस है कि उन्होंने अपनी भाषा और स्कूल को पहले तवज्जो नहीं दी। वो एम हैमिल के 40 साल की मेहनत और अपने देश, जो अब उनका नहीं रहा, के लिए इज्जत दिखाने आए हैं। फ्रांस अभी इस सब के बारे में सोच रहा है कि एम डॉट हैमिल उसका नाम पुकारते हैं। अब उसकी बारी है पार्टिसिपल्स का नियम पढ़ने की। फ्रांस को कुछ नहीं आता। वो चाहता है कि वो पूरा नियम जोर जोर से बिना गलती के सुना दे, लेकिन वो पहले शब्दों पर ही अटक जाता है। वो अपनी डेस्क पकड़कर खड़ा रहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और वो सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एम हैमिल उसे डांटते नहीं। वो कहते हैं, फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा। देखो, हम सब रोज कहते हैं, अरे ढेर सारा टाइम है,
कल पढ़ लेंगे। और अब देखो हम कहाँ पहुंच गए। अल्सास की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा टाल मटोल। अब वो प्रशियन लोग हमसे कहेंगे तुम कहते हो तुम फ्रेंच हो, लेकिन ना तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना लिख सकते हो। लेकिन फ्रांस, तुम अकेले नहीं हो, हम सबको अपने आप को कोसना चाहिए। एम हमेल आगे कहते हैं कि फ्रांस के माँ बाप ने भी उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा। वो उसे खेतों में काम करने या मिल में भेज देते थे ताकि थोड़ा और पैसा कमा सकें, और वो खुद भी कम दोषी नहीं। वो फ्रांस को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने फूलों को पानी देने भेज देते थे, या जब उन्हें मछली पकड़ने का मन होता था तो छुट्टी दे देते थे। फिर एम हैमेल फ्रेंच भाषा की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर, साफ और तार्किक भाषा है, हमें इसे अपने दिल में रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना। वो कहते हैं जब कोई कौम गुलाम बन जाती है तब तक वो अपनी भाषा को थामे रखती है तो उसके पास अपनी जेल की चाबी होती है, मतलब भाषा ही उनकी आजादी की उम्मीद है। मिस्टर हैमेल एक ग्रामर बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ाते हैं। फ्रांस को हैरानी होती है कि आज सब कुछ इतना आसान लग रहा है। वो सोचता है कि शायद उसने पहले कभी इतना ध्यान से नहीं सुना, या एम हैमेल ने पहले कभी इतने प्यार से नहीं पढ़ाया। सब बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। फिर राइटिंग का टाइम आता है। हर कोई अपनी कॉपी में लिखने में जुट जाता है। क्लास में बस पेन की खरखराहट की आवाज आ रही है। बीच में कुछ बीटल कीड़े खिड़की से अंदर आते हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे भी, जो अपने अक्षरों को मछली के कांटे जैसे लिख रहे हैं, जैसे वो भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर हल्के से गुटरगू कर रहे हैं। फ्रांस सोचता है क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने को मजबूर करेंगे। इस लाइन का यह मतलब है कि जैसे उन्हें मजबूरी में जर्मन भाषा बोलनी पड़ रही है, तो यह कबूतर दिखाते हैं उनकी आजादी को। फ्रांस जब भी लिखते लिखते ऊपर देखता है, वो एम हैमेल को अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे देखता है। एम हैमेल कभी एक चीज को कभी दूसरी को देख रहे हैं, जैसे वो इस छोटे से स्कूल रूम की हर चीज को अपनी याद में बिठाना चाहते हो। फ्रांस सोचता है कि 40 साल से एम हैमेल यही हैं। उनके गार्डन में अखरोट के पेड़ अब बड़े हो गए हैं और उनके द्वारा लगाई गई हॉप वाइन, एक बेल, अब खिड़कियों से छत तक चढ़ गई है। अब उन्हें ये सब छोड़कर जाना है, क्योंकि प्रशियन ऑर्डर के मुताबिक उन्हें अगले दिन देश छोड़ना है। ऊपर कमरे में उनकी बहन उनके सामान पैक कर रही है, जिसकी आवाज फ्रांस को सुनाई देती है। एम हैमेल हिम्मत करके आखिरी लेसन तक पढ़ाते हैं। राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन होता है। फिर छोटे बच्चे अपने बा बी बी बो बू को गाने की तरह पढ़ते हैं। पीछे की बेंच पर बूढ़ा हाउजर अपने चश्मे लगाकर अपनी पुरानी किताब को दोनों हाथों से पकड़कर बच्चों के साथ अक्षर पढ़ रहा है। उसकी आवाज कांप रही है, वो रो रहा है। फ्रांस को उसकी आवाज इतनी अजीब लगती है कि उसे हंसी भी आती है और रोना भी। वो सोचता है ये आखिरी लेसन मैं कभी नहीं भूलूंगा। अचानक चर्च की घड़ी 12 बजाती है। उसी वक्त एंजेलस, एक प्रार्थना की घंटी बजती है, और तभी बाहर से प्रशियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज आती है जो ड्रिल से वापस आ रहे हैं। एम हैमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। फ्रांस को वो पहले कभी इतने लंबे नहीं लगे। एम हैमेल कुछ कहना चाहते हैं। वो शुरू करते हैं, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन उनकी आवाज भर्रा जाती है। वो बोल नहीं पाते। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, विवला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो रुकते हैं, अपना सिर दीवार से टिकाते हैं और बिना एक शब्द बोले अपने हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल खत्म हुआ, तुम लोग जा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम और पैसा लगता है। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें सब सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।